Morning dear students, once again welcome to the online class of class 10th and the chapter that we are continuing from previous 3-4 parts, that is the rise of nationalism in Europe. It's quite a big chapter in number of pages, but actually you'll have to break it in points to study it conveniently. बहुत ज़्यादा फोकस ना होइए, चूँकि थोड़ा सा कई बार हिस्ट्री पढ़ते समय ऐसा लगेगा आपको कि लेंदी है, घटनाएं एक से दूसरे पर पहुंच रही, चूँकि पूरा ये यूरोप को लेकर चल रहा है, इसलिए भी थोड़ा सा ऐसा है कि स्टोरीज़ जो हैं वो डिफ़र कर रही हैं। कभी फ्रांस आया, फ्रांस के बाद दूसरी कंट्रीज़ रशिया आई, अभी जर्मनी और इटली के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये एक पूरे यूरोप को लेकर चल रहा है, इसलिए थोड़ा एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, लेकिन इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पॉइंट्स वाइज पढ़ेंगे और जो जहाँ डाउट्स होंगे वो आप पूछते जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रीड करना पड़ेगा, एक्चुअली हिस्ट्री चैप्टर को आपको पर्सनली रीड करना पड़ेगा, 1 बार 2 बार रीड करिए। जो वीडियोस हैं पुराने उनको देख के उन टॉपिक्स को फिर समझ लीजिए। नहीं समझ में आता है तो खैर मैं तो हूँ ही, आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे पर्सनली। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 1-2 बच्चों के आए भी थे क्वेश्चंस, मैंने सॉल्व करके उनको समझा के फिर दिया भी आंसर भी, तो आप भी पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है उसमें। खैर आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक तो चूँकि हम लोग शॉर्ट करके पढ़ रहे हैं वीडियो वाइज, तो जो आज का टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, और इसमें नीचे जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया होगा कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। क्या आर्मी किसी देश की संरचना कर सकती है, आर्किटेक्ट हो सकती है कि कैसे बनाना है देश को? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और शायद आंसर नहीं में है। अगर कहीं विद्रोह हो गया तो अलग की बात है कि आर्मी उसको दबाती है विद्रोह को, लेकिन नए नेशन को डेवलप करना सिर्फ आर्मी के बस का काम नहीं है। वो उसमें ओवरऑल पूरा सिटीजन, गवर्नमेंट, रूलर्स, लीडर्स, एवरीबडी इज इन्वॉल्व एक्चुअली इन मेकिंग ऑफ नेशन, नॉट ओनली आर्मी कैन बी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 1848 तक जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे, खास करके कंजर्वेटिव्स के, उनको ये जो कंजर्वेटिव थे, जो रूढ़िवादी थे, जो पुरानी सोच को मानते थे, उनके दिमाग में ये बैठ गया था कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स किस तरह के प्रमोट कर रहे थे वो, फॉर कैप्चरिंग पावर एंड पॉलिटिकल डोमिनेशन, की ताकत हाथ में आ जाए, पॉलिटिकल डोमिनेशन रहे, हम सबको अपने नीचे रखें, दबा सकें, और यही नेशनलिज्म की फीलिंग सबके अंदर चली जाए। लेकिन नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो थी आपका 1848 में बहुत से जर्मन नेशनलिस्ट ने यूनाइट करने के लिए नेशन को कई एफर्ट्स किए कि कंट्री यूनाइट हो जाए, एक नेशन स्टेट हो जाए, जो कि गवर्नड हो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट से, किसी मोनार्क या रूलर के थ्रू ना हो, इलेक्टेड पार्लियामेंट के थ्रू गवर्न हो। तो लिबरल इनिशिएटिव जो था, नेशन बिल्डिंग वाज रिप्रेस्ड बाय द मोनार्च। एक तरफ जो लिबरल्स थे उनके जो मूवमेंट्स थे, या जो आप कह लो कि जो पॉलिसी वो लेकर चल रहे थे, उसको रिप्रेस, दबा दिया जाता था मोनार्च की तरफ, और एक तरफ उनके साथ मोनार्च और मिलिट्री के द्वारा, और दूसरी तरफ सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ओनर्स। लार्ज लैंड ओनर्स को वहाँ जंकर्स कहते थे। छोटे छोटे वर्ड्स, जो ये चैप्टर है ना, पूरा चैप्टर आप सोचें याद हो जाए तो होगा नहीं, पॉइंट वाइज ही जब बार बार मैं कह रहा हूँ कि उसको आप ब्रेक करते चलना, और छोटे छोटे वर्ड्स जहाँ यूज़ हो रहे हैं या जो इम्पॉर्टेंट नेम्स है, जैसे अभी अगले टॉपिक पे यहाँ मैं आऊँगा, इनको नोट डाउन करते चलना है, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन अब 20 मार्क्स के आने लगे हैं और आप सब जानते हैं कि वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो अब जैसे जंकर्स पूछ लिया, लेसन के बीच के एक टॉपिक के अंदर का एक वर्ड, लेकिन कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप जंकर्स मीन्स लार्ज लैंड ओनर्स। तो ये जंकर्स और इस तरह के लोग जो थे ये सपोर्ट करते थे इन लिबरल नेशनलिस्ट को, जो पॉलिटिकल डोमिनेंस नहीं चाहते थे, जो पावर को कैप्चर करने को नहीं नेशन समझते थे, जो ये चाहते थे कि नेशन स्टेट एक यूनाइटेड फीलिंग हो और इलेक्टेड पार्लियामेंट का रूल हो, कि हमारे आपके बीच में से कोई इलेक्ट होके जाए और वो सरकार चलाए। तो इस तरह की फीलिंग इनके अंदर थी। देन द मेजर इवेंट्स दैट ऑकर्ड एट द टाइम ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखिए ये पॉइंट वाइज आप ऑल इन वन में पाएंगे, एनसीईआरटी में तो चूंकि एक पूरा थॉरो टॉपिक पूरा दे देता है, इसीलिए मैं बार बार सारे टॉपिक्स को छोटा करके ब्रेक करके आपके सामने ला रहा हूँ। तो क्या वो इवेंट्स थे जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के टाइम पे आए? तो उनमें से पहला इवेंट था जो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ लड़ाई चल रही थी, उसमें प्रशिया विक्ट्री पाई 7 ईयर्स के बाद। तो पहला एक घटना जो आप कह सकते हो जो जर्मन यूनिफिकेशन में एक्टिव हुई, दैट वाज प्रशियन विक्ट्री
after 7 years running war with Austria, Denmark and France. January 1871, write down the date again or underline the date again wherever you are reading it in NCERT or in all-in-one. Prussian King William I, अब 1871 में कौन था? प्रशिया का किंग विलियम I was proclaimed German Emperor. आप चूंकि पहले लाइन में ये सोच रहे होंगे कि प्रशियन विक्ट्री से जर्मनी के यूनिफिकेशन का क्या रिलेशन है, तो एक्चुअली प्रशियन विक्ट्री जो थी वो इतना हावी हो चुका था जर्मनी पे कि वो जर्मन एम्परर अपने आप को घोषित कर दिया 1871 में जनवरी के। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल, सारे जो पॉलिसीज होती हैं देश की, आप देखिए यही मेजर पॉलिसीज होती हैं, देश की करेंसी या बैंकिंग सिस्टम जो है पूरा, लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, सारा इंप्रूवमेंट जो पॉलिसीज थी एम्फेसिस हो गई इस पे काम करने की। तो इन पॉलिसीज ने कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया कंट्री को कि यूनाइट होना चाहिए या यूनिफिकेशन होना चाहिए जो है। अब ये जो मूवमेंट था, जैसा यहाँ पे दे रहा है बुक में आपके, फॉर नेशनल यूनियन प्रशियाज चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये वर्ड भी जहाँ कहीं आपके बुक में है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी, ऑल इन वन है तो ऑल इन वन, वहाँ ज़रूर अंडरलाइन करिए। प्रशियाज चीफ मिनिस्टर वॉज ऑटो वॉन बिस्मार्क, वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो एक उसका बहुत बड़ा रोल है इस यूनिफिकेशन में जर्मनी के। तो ये सारे इवेंट्स हो गए। अब आते हैं इटली के यूनिफिकेशन पे। इटली यूनिफाइड, जो इटली की कंडीशन थी बिफोर यूनिफिकेशन, यूनाइट होने के पहले, जैसे हमारा देश कई अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था, प्रिंसली स्टेट्स में बटा था आज़ादी के पहले, वैसे ही ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये फिर इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पे पॉइंट आउट करो। आप पूरे एक बड़े बड़े एनसीईआरटी के पैराग्राफ नहीं याद कर पाओगे, समझना होगा, पॉइंट में लिखना होगा, तभी हिस्ट्री तैयार होगी, स्पेशली दिस चैप्टर। बाकी चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे आपको रिलेट होते हो, जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा है हमने, आपको सारी घटनाएं, चूँकि बहुत से बार फिल्मों में, टीवीज़ पे, सीरियल्स में, या क्लास 6, 7, 8 से लगाए आप पढ़ते चले आ रहे हो कि जलियांवाला बाग कांड में क्या हुआ, चौरी चौरा मूवमेंट में क्या हुआ, तो आप अवेयर हो उन मूवमेंट से। तो इसीलिए वो चैप्टर बड़ा होने के बावजूद आपको आसान लगता है। यहाँ की घटनाएं हमारे से कहीं बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करती हैं, तो पॉइंट वाइज ब्रेक करके पढ़ लेना है। 2 बार आप रीडिंग करोगे चैप्टर की, क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो भी मैं हूँ यहाँ पे बताने के लिए। तो 7 स्टेट्स, देन आउट ऑफ 7 ओनली 1 स्टेट, वो जो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था पूरा इटली, उसमें से सिर्फ एक स्टेट ऐसा था, सार्दिनिया पीडमोंट, जो इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल होता था। 7 में से एक ही स्टेट जो था वो इटालियन प्रिंसली हाउस, मीन्स इटली के राज परिवार द्वारा, आप ऐसे कह लो, राज चलता था वहाँ पे। और द नॉर्दर्न पार्ट वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग के थ्रू ये चलाए जाते थे जो रूल्स थे जो है। तो ये इनकी कंडीशन थी इटली यूनिफाइड होने से पहले। अब इटली को यूनिफाई करने में कौन से लोग थे, कौन सी फेमस पर्सनालिटीज़ थी जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये, अच्छा यहाँ मैंने, चूँकि अब एक एक की बायोग्राफी नहीं लिखी जा सकती है इस तरीके से 15 मिनट 20 मिनट के वीडियोज़ में, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें एक्चुअली समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए बहुत शॉर्ट जो उसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने उसको लिखा है। लेकिन वो शॉर्ट आप मत करिएगा वाइल स्टडीइंग, हो सकता है मैं आपको शॉर्ट नोट में दे दूं। इनके गिसेपी मैज़िनी जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गिसेपी गैरिबाल्डी हैं, काउंट कैमिलो डी केवर हैं, ये 3 लोगों का आप ऐसे कह सकते हो कि बहुत बड़ा रोल है। तो अब इनकी बायोग्राफी आपके बुक में भी दी हुई है, ऑल इन वन में भी दी हुई है शॉर्ट में करके, वो सिर्फ आपको स्टडी करनी है कि क्या क्या काम किया इन्होंने। मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इनके उठा के रख दिए हैं, जैसे गिसेपी मैज़िनी। अब ये गिसेपी मैज़िनी का, इसने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, जिसको अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ और सीक्रेट सोसाइटीज़ का मतलब यही था, रेवोल्यूशन को चलाने के लिए, जैसे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाना इलीगल था, इनवैलिड था, उस पर सज़ा हो सकती थी। तो अपने यहाँ जैसे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई थी और अंदर अंदर ही पर्चे बांटते थे चोरी छुपे कि अंग्रेज़ सरकार को पता ना चले, वैसे ही कुछ क्रांति को लाने के लिए यहाँ पे गिसेपी मैज़िनी ने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ को फॉर्म किया। फर्स्ट वॉज यंग इटली एंड सेकेंड वॉज यंग यूरोप।
दोनों ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना और स्पेशली गिसिपी मैजिनी को ज़रूर याद रखना। कभी कभी शॉर्ट नोट या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में ये आ जाता है। और ख़ास करके इनकी द्वारा फाउंड आउट की हुई 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ का नाम तो ज़रूर याद रखना, फॉर्म्ड बाय मैजिनी, यंग इटली एंड यंग यूरोप। ही बिलीव्ड, उसकी मेन थिंकिंग क्या थी वो भी एक पॉइंट मैंने लिख दिया है कि दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। भगवान ने, ईश्वर ने ये नेचुरल यूनिट बनाई है। नेशन एक एक जो है ये गॉड का क्रिएटेड है, ये नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड है। इसको कोई एक रूलर अपने कहे कि मैं इसका करता धरता या सर्वे सर्वा हूँ, ये गलत है। वो इस तरह की फीलिंग मानता था। दूसरा, काउंट कैमिलो डी केवर जो थे ये प्राइम मिनिस्टर थे 1852 से 1860s तक, ये प्राइम मिनिस्टर थे, ये ध्यान रखना। किस टेन्योर में थे ये ध्यान रखना आप जो है, इनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट था यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। देन वी हैव जिसेपी गैरिबाल्डी, पर्सनली कमांडेड एंड फॉट इन मैनी मिलिट्री कैंपेन्स। बहुत सी लड़ाइयाँ इटली के रेवोल्यूशन में खुद ही पर्सनली खुद सामने आके लड़ाई लड़ी, कमांड किया कई आर्मीज़ को, कैंपेन्स को जो इटली के यूनिफिकेशन के लिए ज़रूरी था। एंड लेड इवेंचुअली टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनिफाइड इटली। और ऐसे कह लो लेड करना मीन्स आगे से लीड करना कि हाँ हम इटली की जो यूनिफिकेशन है उस पर हम काम कर रहे हैं। इस तरह का काम गैरिबाल्डी ने किया। सो द मेजर इवेंट्स दैट लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, उसमें कुछ थोड़े से पार्ट और हैं। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पर्सन्स को देखा, वहाँ की कंडीशंस को देखी थी, एंड देन फ्यू पॉइंट्स आर मोर देयर इन दैट यूनिफिकेशन दैट इन 1860 द आर्मी मार्च्ड इनटू साउथ इटली, जो साउथ पार्ट हैब्सबर्ग का पार्ट था, एंड द किंगडम ऑफ 2 सिलिसीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग। और वहाँ पे सेना लड़ाई लड़ी और जीती जो रेवोल्यूशनरीज थे। Then we have Victor Emmanuel II was proclaimed as King of United Italy. Victor Emmanuel, इनका नाम भी अंडरलाइन कर लीजिएगा आप, जो उस समय यूनाइटेड इटली के किंग प्रोक्लेम जिसने अपने आप को किया, विक्टर इमैनुअल II। नाउ कम्स द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में एक्चुअली जो स्कॉलर्स हैं वो थोड़ा सा आर्ग्यूड करते हैं, इस पर बहस होती है कि ब्रिटेन में जो रेवोल्यूशन हुआ, आप कह सकते हो नेशन स्टेट के लिए, दैट वाज नॉट एक्चुअली अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, इट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस एंड इट वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सडन अपहील और रेवोल्यूशन। मतलब स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये किसी रेवोल्यूशन की वजह से या तुरंत किसी घटना की वजह से वो नेशन स्टेट में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था। मीन्स बहुत लंबे समय से चली आ रही एक प्रक्रिया थी जिसके वजह से ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन जिसको हम कहते हैं वो नेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ। आप देखिए पहला पॉइंट, देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी, द ग्रोथ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एज नेशन स्टेट कैन बी अंडरस्टूड विद द गिवन पॉइंट्स। मैं आपको 2 पॉइंट्स यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, फिर वो लिखना होता, टाइम वेस्ट होता आपका, तो आई एम डिस्प्लेइंग इट एंड आई विल रीड इट ऑल्सो एंड एक्सप्लेन इट द पॉइंट्स यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन। सो द पॉइंट्स दैट आर मेंशन हियर आर, as the English nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over other nations of islands. Means जिस तरीके से ब्रिटेन स्टडी था, एक सधा हुआ बैलेंस्ड नेशन था शुरू से, ब्रिटेन एक्वायर करने के तरफ जो ब्रिटेन बढ़ा ना, आइलैंड्स को पहले जो एक्वायर किया, अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, इस तरह के छोटे छोटे देशों को भी मिलाया जो आपस में, तो दैट वाज रिजल्ट कि वो धीरे धीरे अपने इन्फ्लुएंस को अदर नेशंस पे वेल्दी हो गया। तो वेल्दी होने के वजह से, स्टडी गवर्नमेंट होने की वजह से इसका फ़ायदा मिला ब्रिटेन को और एक नेशन बनाते चले गए। दूसरा जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 8th में भी हो सकता है आपको हिस्ट्री में ये पॉइंट याद हो। दैट इज़ द इंग्लिश पार्लियामेंट विच वॉज seized power from the monarchy in 1688 at the end of protracted conflict was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged। मतलब जो मोनार्कियल सिस्टम को इन्होंने, किंग होता था ब्रिटेन में, क्वीन थी, आज भी है, लेकिन आज देखिए ब्रिटेन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स कि मोनार्क होगा, राजा या रानी जो है वो थ्रोन पे बैठते हैं, बट दे आर बाउंड आउट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर नॉट द सुप्रीम पावर ऑफ द कंट्री एज मोनार्क होता है, वैसा नहीं है उनके साथ।
वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंडेड है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है कि राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट है, बट ही इज बस जस्ट बाउंडेड आउट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द लिमिटेशंस, द लॉज, द पॉलिसीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वैसे ही मोनार्क है आज के डेट में। तो ये उसको मानते हैं एक बहुत बड़ा केस नेशन स्टेट बनने का। शायद सिर्फ मोनार्क रहता तो शायद एक नेशन स्टेट नहीं बन पाता, लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी या कलेक्टिव फीलिंग हो सकता है नहीं आ पाती। स्कॉटलैंड लोग के अपने को अलग समझते, स्कॉटलैंड के लोग, ब्रिटेन में भी जो पार्ट्स थे वो अपने को अलग समझते, एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं आ पाती। इसलिए ग्रेट ब्रिटेन में पार्लियामेंट जो मोनार्कियल सिस्टम था उस पर एक तरह से आप कह सकते हो जो कन्फ्लिक्ट पे वो रोका गया, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ ब्रिटेन को नेशन स्टेट बनाने के लिए। नाउ ओनली 3 to 4 टॉपिक्स आर लेफ्ट इन दिस चैप्टर। मैं उसको आज कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं समझ रहा हूँ हिस्ट्री और वो फिर आप कंफ्यूज होने लगोगे। तो 3-4 टॉपिक्स बचे हैं। अगली क्लास में ये हिस्ट्री का चैप्टर ओवर हो जाएगा और उसके बाद फिर कुछ दिनों तक कुछ असाइनमेंट्स, कुछ चीज़ें की जाएंगी इंटरेस्टिंग, और तब फिर कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिलहाल आप लोग को मैं नाम बता दूं जो है। सो द टॉपिक दैट लास्ट टॉपिक was, so part 3 actually I'll just wait for a while. 20 comments are there, so I'm just getting the list of the students. Shreya Singh, then we have Sanjana Kumari, Ansh Mishra, then we have Shubhankur Mani Tripathi, Sudhanshu Kushwaha, Nancy Sharma, then Kavita Dubey, that is I think just write your names student please. आप अपना नाम, वेदिका दुबे I think it's your ID, but beta please write your name there. Then we have Shreya Pandey, Amitesh Saini, Mansi Pandey, Gauri, then Aryan Prajapati, Muskan Mabia, Kishan Kanhaiya, Maria Khurshid, Sahil Raj, Nityansh Pandey, Harshit Dubey. So these are the students, those who have commented on the last video. और आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान है, आपके स्क्रीन पर है। दैट हु प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1860s? In 1860s, who proclaimed himself as king of यूनाइटेड इटली? इसी स्क्रीन पर आंसर है, इसलिए अब जल्दी से आंसर को मैं छुपा लेता हूं और एक्सपेक्ट करता हूं कि ज़्यादा कमेंट्स आएंगे नेक्स्ट टाइम। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड स्टडी प्रॉपरली, सबमिट योर वर्क प्रॉपरली। थैंक यू।